गुड मॉर्निंग। कॉन्सेप्ट ज्ञान की दुनिया। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे महाराणा सांगा के बारे में, जो इस समय सोशल मीडिया पे और अन्य जगह पे बहुत चर्चा में है। आइए बात करते हैं कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच में कौन से युद्ध हुए और महाराणा सांगा और बाबर के बीच में क्या मित्रता थी, क्या संबंध थे। तो बात करते हैं बाबर, जिनका नाम बचपन का जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इन्होंने अपने नाम को सरल करने के लिए अपना नाम बाबर रखा था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांस आक्शियाना में हुआ था। यह तुर्कों की ओर से मंगोल, तिमुरिद और तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। बात करें तो माता की तरफ से चंगेज खां के 14वें वंशज और पिता की तरफ से तैमूर के 5वें वंशज थे। 11 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु के बाद यह मिर्जा की उपाधि से अफगानिस्तान के फरगना में इन्होंने गद्दी सिंहासन या गद्दी पर बैठे। उसके बाद 1494 में ही उज्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया। इन्होंने हालांकि समरकंद पे 1494 में आक्रमण किया, जो असफल रहा। 97 में भी किया, 1501 में भी किया, 1507 में इन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की, 1511 में भी किया। और लेकिन समरकंद इनके हाथ में आता रहा और इनके हाथ से छूटता रहा। जब ये समरकंद पे आक्रमण करते थे तो इनके हाथ से फरगना चला गया, और जब फरगना लेने गए तो समरकंद चला गया। जब दोनों चले गए तो ये काबुल की तरफ गए और 1504 में काबुल और गजनी पर इन्होंने अपना कब्जा किया। उसके बाद फिर यह भारत की ओर इन्होंने रुख किया, क्योंकि समरकंद में या मध्य एशिया में इनका जो है प्रभाव नहीं चल पा रहा था। ये सफल नहीं हो पा रहे थे अपने विस्तार नीति के तहत। ये अपने राज्य का, अपने जागीरदारी का जो है विस्तार नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। भारत की तरफ इन्होंने 1519 में बाजौर, भेरा के किले को जीता और लूटपाट करके वहाँ से चले गए। भेरा के किले में ही पहली बार यहाँ पर बारूद का प्रयोग किया गया था। 1519 में इन्होंने पेशावर पर कब्जा किया। 1520 में इन्होंने बाजौर और भेरा से पंजाब के सियालकोट तक इन्होंने आक्रमण किया, कब्जा किया और लूट मार करके चले गए। 1524 में लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग पर इन्होंने कब्जा किया और फिर यह वापस चले गए। इस प्रकार से भारत में इन्होंने जो है आक्रमण किए। यह 4 आक्रमण करने के बाद इनका फाइनली आक्रमण 1526 में होता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर रहे और 300 साल तक कब्जा किया, राज्य किया, शासन किया। अब बात करते हैं राणा सांगा की। राणा सांगा एक राजस्थान के महान योद्धा थे। यह मेवाड़, चित्तौड़ के एक अप्रतिम योद्धा थे, जिन्होंने लगभग 100 युद्ध लड़े थे। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में महाराणा या राणा रायमल जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम रायमल और माता का नाम रतन कुंवर था। इनकी पत्नी का नाम रानी कर्णावती थी और इनका वंश सिसोदिया वंश था। इन्होंने बाड़ी घाटी का युद्ध 1517 में, खतौली का युद्ध 1518 में, बयाना का युद्ध 1527 में, गागरेन का युद्ध 1519 में। गागरेन जो कि गुजरात के मालवा में था, वहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा। इनका बचपन का नाम संग्राम सिंह था। संग्राम सिंह के 2 बड़े भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। तीनों भाइयों में गद्दी के लिए लड़ाई हुई और गद्दी में संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई और दोनों भाई मारे गए। गद्दी की लड़ाई के बाद जब यह सिंहासन पर बैठे तो इनका नाम राणा सांगा पड़ा। संग्राम सिंह का नाम राणा सांगा पड़ा और 1528 में अपनी मौत तक यह मेवाड़ के शासक रहे और लगभग 100 युद्ध लड़े। अंतिम युद्ध में इनको भयंकर जख्म आया।
इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच 1519 में युद्ध हुआ। मालवा के राजा महमूद खिलजी द्वितीय को युद्ध में हराकर बंधक बना लिया और उसके राज्य के एक बड़े हिस्से पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस राज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए राणा सांगा ने अपने खास मेदिनी राय को मालवा का सूबेदार या राजा नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा भी राणा सांगा ने और भी युद्ध लड़े लेकिन इनका अंतिम युद्ध खानवा का युद्ध रहा। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। चूंकि इब्राहिम लोदी जो है सिकंदर लोदी का पुत्र था, जो कि लोदी वंश का द्वितीय शासक था। यह सल्तनत काल का अंतिम महान शासक था, जो अंतिम योग्य शासक कह सकते हैं था। इनके पिताजी ने, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसको अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में वो देखा करते थे। साल 1517 ईस्वी में दिल्ली में लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी का राज था। इस समय साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। इन टुकड़ों की सत्ता अलग अलग लोग संभालते थे। इब्राहिम लोदी चाहता था कि ऐसी छोटी छोटी रियासतों की शक्ति को कम किया जाए और उन्हें एक छतरी के नीचे लेकर आया जाए। जबकि इनके पिता जो थे, उनकी नीति अलग थी। वो क्या करते थे कि वो अपना राज्य संभालते थे, साथ में ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनसे भी संबंध बनाए रखते थे। इब्राहिम की एक नीति थी जिसका विरोध होने लगा। इनके पिता सिकंदर लोदी ने तो जागीरों पर एक अलग किस्म का नियंत्रण ही बना रखा था। वो दिल्ली की गद्दी को संभालते ही थे, लेकिन छोटी जागीरें जो थीं उनके साथ भी अपना संतुलन बनाकर रखते थे और वहाँ पे अपने खास को जो है उस एज सूबेदार या वहाँ का सेनापति बनाकर रखते थे। इब्राहिम इसकी उल्टी दिशा में काम कर रहा था। वो छोटी जागीरों पर पूरा नियंत्रण बनाने में जुट गया। ऐसे में उसके अफ़गान मूल के कुछ लोग ही इन छोटी जागीरों की पोस्ट से हटा दिया, वहाँ पर अपने विश्वास पात्रों को बैठाया। इससे अफ़गान मूल के लोगों में असंतोष हो गया और वह स्वयं इसको गद्दी से हटाने की कोशिश करने लगे। इनमें इनके दो खास संबंधी रिश्तेदार थे। इस असंतोष की आंच जब अपनों तक आई तो उनके खुद के दो चाचाओं ने इसका विरोध कर दिया, जो जौनपुर के राजा आलम खान लोदी थे और दूसरे जो थे वो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी थे। कहा जाता है कि बाबर का भारत में आमंत्रण इन्हीं के द्वारा किया गया। अब इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है राणा सांगा और बाबर के बीच के संबंध को, के इतिहास को। क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था? क्या राणा सांगा के आमंत्रण पर बाबर भारत आए थे? तो इस पे एक इतिहासकार हैं सतीश चंद्र, वो कह रहे हैं कि 1520 से 1521 में पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने एक प्रतिनिधिमंडल बाबर से मिलने भेजा था। वहाँ वो अपने भतीजे इब्राहिम लोदी की सत्ता से खुद को स्वतंत्र कराना चाहता था और निरंकुश इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना चाहता था। इसलिए वो बाबर को भारत आने का निमंत्रण उसने दिया। वहीं एक दूसरे इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि बाबर को राजा राणा सांगा से कोई आमंत्रण नहीं मिला था। वह अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षा से भारत आया था। इसी के साथ में इतिहासकार गौरीचंद्र हीराचंद ओझा लिखते हैं, असल में बाबर ने राणा सांगा की मदद मांगी थी। पहले राणा सांगा इसके लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन चित्तौड़ दरबार में सलाहकारों ने इसका विरोध किया तो राणा सांगा ने अपने पैर वापस खींच लिए थे। खैर, फिलहाल इतिहास
में जो कुछ है ये बताया जा रहा है। 1520 ईस्वी में ऐसा भी बताया जाता है सतीश चंद्र के द्वारा कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने एक प्रतिनिधि मंडल तो भेजा था। उसी प्रतिनिधि मंडल के समय संभवतः वहाँ पर इनके द्वारा कोई बाबर, राणा सांगा के द्वारा बाबर के पास एक दूत भेजा गया था। वास्तव में वह दूत राणा सांगा के द्वारा भेजा गया या नहीं भेजा गया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बस बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में या बाबर तुजुके बाबरी जो तुर्की में लिखी थी, बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बाबरनामा लिखा गया। उसमें लिखा है कि एक दूत जो है वो आया था और वह बाबर सांगा के द्वारा भेजा गया या नहीं भेजा गया, इस पे संदेह है, क्योंकि भारत में या राजस्थान के किसी भी इतिहास या लेख में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं इसी समय राणा सांगा का एक संदेश वाहक भी बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने पहुंचा। इन प्रतिनिधि मंडलों ने बाबर को विश्वास दिलाया कि पूरे पंजाब की विजय का अवसर आ चुका है, क्योंकि इस समय तक जो बाबर था वो लूटपाट करके और वापस जाता था। अभी तक उसका भारत में रुकने का कोई विचार नहीं था। और अब वो इसके आगे आता है साल 1526, जब बाबर पानीपत दिल्ली की ओर बढ़ता है और पानीपत स्थान पे इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर, उत्तर भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग हुआ था। पानीपत के युद्ध के विजय के बाद बाबर यहीं रुक गया, वह वापस नहीं गया। तुगलमा विधि से तोप चलाई गई और उस्मानिया विधि से पद्धति से इनको सजाया गया था। इस युद्ध में पहली बार भारत में सत्ता के लिए तोपों का प्रयोग हुआ, बारूद का प्रयोग हुआ। यहाँ के शासक डर गए, यहाँ के शासकों ने पहली बार इस चीज़ को देखा था। दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के बाद बाबर ने राजस्थान की ओर रुख किया। उसने राणा सांगा को अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु या अपने रास्ते का रोड़ा समझता था, इसलिए उसने सबसे पहले राजस्थान की ओर रुख किया और वहाँ पर खानवा नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ। इधर इनके पास बारूद था, गोला था, उधर उनके पास राजपूतों की, यदुवंशियों की और अन्य राजाओं की एक संयुक्त टुकड़ी थी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पहली बार बारूद के प्रयोग से इनकी राजपूतों की सेना जो है, राणा सांगा की सेना हारते हुई नजर आई और हाथियों में भगदड़ मच गई। इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव हुए थे, वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गए। और उसके बाद फिर खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा की हार हुई, वह जख्मी हुए तो वह चित्तौड़ न जाकर जंगलों में जाकर उन्होंने पनाह ली। वहीं पर 1527 के बाद 1528 में बाबर ने चंदेरी की ओर रुख किया, जो कि मालवा गुजरात में है। वहाँ पर राणा सांगा के जो एक मित्र थे मेदिनी राय, जिन्होंने 1527 में इनकी मदद की थी, उस पर आक्रमण कर दिया। और जब राणा सांगा को पता चला तो वह उसकी मदद के लिए वहाँ से तुरंत निकले। और इसी रास्ते में एक इरिच जगह पड़ती है जहाँ पर उन्होंने विश्राम और भोजन के लिए वो रुके। चूँकि इनके जो सैनिक थे वह राणा सांगा की जो युद्ध में जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उनकी जिद से परेशान होके और बाबर से हारने के भय से इन्होंने राणा सांगा को ही जहर दे दिया और इनका वहीं पे 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ ही भारत में बाबर को रोकने वाले शासकों की कमी हो गई। जहां पर खानवा के युद्ध में राणा सांगा, आलम खान लोधी, महमूद लोधी, मेदिनी राय मिलकर लड़ रहे थे, वहीं पर पानीपत के युद्ध में आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने राणा सांगा
को बिना सूचित किए या इनकी सहायता भी नहीं ली और इन लोगों ने भी इब्राहिम खान लोदी की मदद नहीं की। इस प्रकार उसके बाद लगभग 300 साल तक मुग़ल का भारत में शासन रहा और बाबर ने आगे चल के 1528 का जो चंदेरी की युद्ध के बाद सिर्फ एक युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध किया जो अफ़गानों से हुआ। उसके बाद बाबर की भी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई। खासकर विलियम एर्स्किन लिखते हैं, बयाना में मुग़लों को एहसास हुआ कि उनका सामना अफ़गानों से कहीं भयंकर सेना के साथ हुआ। राजपूत किसी भी वक्त जंग के मैदान में दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते थे और अपने सम्मान के लिए जान देने से भी उन्हें रत्ती भर गुरेज नहीं था। वहीं बाबरनामा में राणा सांगा की तारीफ में लिखा है, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। बाबरनामा में उन्होंने आगे लिखा है, काफिरों में वो भयंकर युद्ध किया कि मुग़ल सेना का मनोबल टूट गया, वो घबरा गए। यानी बाबरनामा में उन्होंने जिक्र किया कि राणा सांगा और हिंदुस्तान के बाकी शासकों के साथ युद्ध करते हुए उनके पसीने छूट गए। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।